गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल में हम लोग कल पढ़ रहे थे अध्याय 3, है ना, हमारी बदलती पृथ्वी। हम यहाँ आए थे मुख्य स्थलाकृतियाँ में। तो देखते हैं मुख्य स्थलाकृतियाँ में क्या क्या है। तो अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों, है ना, अपक्षय एवं अपरदन नामक दो प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। और पृथ्वी की सतह पर क्या, सैलों के टूटने से, है ना, अपक्षय की क्रिया होती है। भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को हम क्या कहते हैं, अपरदन कहते हैं। वायु, जल आदि अपरदित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं और फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। अपरदन एवं निक्षेपण की ये प्रक्रम जो है वो पृथ्वी के धरातल पर निम्न विभिन्न स्थलाकृतियों का यहाँ पे वो क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे नदी के कार्य क्या क्या। तो नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है ना। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर शैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो ये क्या करती है, जल प्रपात बनाती है। क्या बनाती है, जल प्रपात। देख रहे हो यहाँ पे चित्र, एक जल प्रपात है, कठोर शैल है, जल की शक्ति द्वारा काटे गए मृदु शैल। ठीक है, तो जब नदी क्या है, मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है ना, मैदान क्षेत्र में प्रवेश करती है तो वह मोड़दार मार्ग पर, है ना, मोड़दार मार्ग मतलब रास्ते पर बहने लगती है। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को विसर्प कहते हैं। क्या कहते हैं, विसर्प। इसके बाद विसर्पों के किनारों पर लगातार अपरदन एवं निक्षेपण शुरू हो जाता है। विसर्प लूप के सिरे निकट आते जाते हैं और समय के साथ विसर्प जो है वो लूप नदी से कट जाते हैं और एक अलग झील बनाते हैं जिसे चाप झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चाप झील। कभी कभी नदी अपने तटों से बाहर बहने लगती है और फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। बाढ़ के कारण नदी के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। ऐसी मिट्टी एवं पदार्थों को हम क्या कहते हैं, अवसाद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, अवसाद। इससे समतल उपजाऊ बाढ़कृत मैदान का क्या होता है, यहाँ पे निर्माण होता है। और नदी के उत्थित तटों को हम क्या कहते हैं, तटबंध। क्या कहेंगे हम, नदी के उत्थित तटों को हम तटबंध कहते हैं। और समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह जो क्या हो जाता है, धीमा, है ना, धीमा हो जाता है और नदी अनेक धाराओं में क्या हो जाती है, विभाजित। यहाँ पे दिया गया, देखो, नियाग्रा जलप्रपात, है ना, और ये है हमारा बाढ़कृत मैदान में नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। कैसी स्थलाकृतियाँ बनी हुई हैं, देखो, है ना, कैसे नदी अपना रास्ता बना लेती है ना। अब हम यहाँ पे हो जाती है और जिनको हम वितरिका कहते हैं। क्या कहते हैं, वितरिका कहा जाता है। यहाँ नदी इतनी धीमी हो जाती है कि यह अपने साथ लाए मलबे का निक्षेपण करने लगती है और प्रत्येक वितरिका अपने मुहाने का निर्माण करती है। सभी मुहानों के अवसादों के संग्रह से क्या बनता है, डेल्टा का निर्माण होता है। यहाँ देख रहे हो डेल्टा, ये मुख्य नदी है और ये वितरिका। ठीक है, ये तटीय मेहराब, समुद्री गुफा। ठीक है, अब यहाँ हम देखेंगे समुद्री तरंग के कार्य। तो समुद्री तरंग के अपरदन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियाँ हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से क्या करती, टकराती रहती, जिससे दरार विकसित होती है। समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी हो जाती है, चौड़ी होती जाती है। इनको हम क्या कहते हैं, समुद्री गुफा। क्या कहते हैं इसको, समुद्री गुफा। इन गुफाओं के बड़े होते जाने पर इनमें केवल छत ही बचती है, जिससे तटीय मेहराब बनते हैं। क्या बनते हैं इसमें, तटीय मेहराब। लगातार अपरदन छत को भी तोड़ देता है और केवल दीवारें बचती है। दीवार जैसी इन आकृतियों को स्टैक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टैक। और समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैली तटों को समुद्र भृगु कहते हैं। क्या कहते हैं, समुद्र भृगु। और समुद्री तरंगे जो है किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का यहाँ पे क्या करती है, वो निर्माण करती है। ठीक है, यहाँ देख रहे हो हिमनद, हिम मतलब वही बर्फ़। ठीक है, और हिमनद के कार्य क्या है, तो हिमनद अथवा हिमानी बर्फ़ की नदियाँ होती हैं। ये देख रहे हो बर्फ़ की नदियाँ हैं ये पूरी, है ना। और हिमनद अपने नीचे की कठोर चट्टानों से गुलासमी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है और गुलासमी मिट्टी और पत्थरों से भूदृश्य का अपरदन करता है और हिमनद गहरे गतों का निर्माण करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघलने से क्या होता है, उन गर्तों में जल भर जाता है और वे सुंदर झील बन जाते हैं। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सेल, रेत एवं तलछट मिट्टी निक्षेपित होती है और ये निक्षेप हिमनद जल हिमोड़ का क्या करती है, हिमोड़ करते हैं।
अब यहाँ पे देखो पवन के कार्य हैं, बालू टीले, है ना। तो क्या आपने कभी रेगिस्तान देखा है? बालू टिब्बे के चित्र एकत्र करने का आप क्या करें, प्रयास कीजिए। रेगिस्तान में पवन अपरदन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है ना। रेगिस्तान में आप छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? छत्रक के आकार के, जिन्हें सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। पवन सेल के जो ऊपरी भाग की अपेक्षा क्या कहते हैं, निचले भाग को हम आसानी से काटती है, इसलिए ऐसे सेल के आधार पर संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होते हैं। पवन चलने पर यह क्या करते हैं, अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। जब पवन का बहाव रुकता है तो यह रेत गिरकर क्या करती है, छोटी पहाड़ी बनाती है। इसको बालू टिब्बा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? बालू टिब्बा। जब बालू कण महीन एवं हल्के होते तो वायु को उठाकर क्या करते हैं, अत्यधिक दूर ले जा सकती है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोएस कहते हैं, और चीन में विशाल लोएस निक्षेप यहाँ जो है वो पाए जाते हैं। इस चित्र में देख रहे हो बालू टिब्बे कैसे हैं, है ना।